डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी संकट होता है तो आपको याद करना ही पड़ता है, आपको परेशान करना है। नमस्कार। जी। नमस्कार। तो हाँ जी। अभी जो स्थिति चल रही है BF7 को लेकर, बहुत सारी चीजें हो रही है। आया है, नहीं आया, आया है तो उससे निपट सकते हैं, इंतजाम हो गया, क्या है पहला स्टेटस रिपोर्ट क्या है? डॉक्टर साहब, तेहान साहब कह दें तो थोड़ा आराम से बैठूं मैं। देखो, इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जी पहला कि ये है क्या चीज BF7, जी इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। जी तो देख, सबसे बड़ी बात ये सारे जो नए वेरिएंट्स, इनको सब वेरिएंट कहते हैं ओमिक्रॉन के। जी BF7 भी उसमें है, कोई 10 तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गए हैं। तो ये जो पता नहीं है हमें कि एक इसकी जो असली कैरेक्टर क्या है, अभी तक ज्यादा पता नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब आज तक सिर्फ 4 केस आइडेंटिफाई हुए हैं जी और उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जहां जहां ये पाया जाए तो उसके सैंपल के ऊपर जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके पता लग जाएगा कि किस तरीके का ये वेरिएंट है। म्यूटेशन है। दूसरी बात यह है कि जनरली आप देखोगे कि जैसे कि नए नए म्यूटेशन आते हैं, जैसे ये शुरुआत हुई अल्फा से, फिर डेल्टा आया, फिर अब ये ओमिक्रॉन आ गया, फिर उसके ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स। सब यूनिट्स आने लगे। उससे ये होता है कि हर एक जो म्यूटेशन होता है उसमें वायरस का कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो फैलता ज्यादा है पर इतना भयंकर नहीं होता, वो जो बॉडी के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक नहीं करता जैसे डेल्टा ने किया था। जी तो यही हमने देखा हिंदुस्तान में, ओमिक्रॉन में ऐसा हुआ। अब क्योंकि BF7 के सिर्फ 4 केस मिले हैं और चारों रिकवर हो गए हैं और किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारे को एहसास हो रहा है कि हो सकता है कि ये भी माइल्ड सिम्टम्स दे, पर ये फैलेगा ज्यादा स्पीड से। तो ये अगर जो हम देख रहे हैं कि जो चाइना में हो रहा है वो तो बहुत भयंकर सिचुएशन है, बाकी और देशों में भी है पर इतनी भयंकर नहीं है। हिंदुस्तान को क्या करना है, जी ये तो एक तो बात बता दी मैंने आपको कि साइंस क्या है। जी अब बताऊं मैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और कर रही है। जी तो हमारा ये आज के दिन विश्वास है कि इसको इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, पर सतर्क हो जाना चाहिए। और सतर्क होने का मतलब ये है कि जो पार्शियल एस्केलेटेड स्टेप्स थे कोविड बिहेवियर के, उनको फिर से वापस लाना चाहिए। तो ये है कि अगर जो आप क्राउडेड जगह में जा रहे हैं जी तो मास्क पहनना चाहिए। जैसे प्लेन में जा रहे हैं जहां पे आप 2-3 घंटे 300-400 बंदों के साथ एक ही स्पेस में बंद हो गए, मास्क पहनना चाहिए। अगर जो आप पिक्चर हॉल में जा रहे हो तो उसमें वहां भी मास्क पहने, क्योंकि वहां भी वो 2-3 घंटे का शो होगा, तो उसमें 1000 बंदे होंगे, 700 बंदे होंगे, 800 बंदे होंगे। तो इसीलिए ऐसी जगह में जहां क्लोज स्पेस है, जहां ज्यादा तादाद में लोग हैं, जरूर मास्क पहने। जी आज अब ये सेलिब्रेशन का टाइम भी आ गया, क्रिसमस, न्यू ईयर, बट जो ओपन एयर में है वो सेफर है। जी तो इसीलिए अगर जो आप डिस्टेंसिंग करेंगे और क्राउडेड जगह में मास्क पहनेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्शन होगी। जी अब ये 3 सीजन है, आज के 3 चीजों का सीजन है। फ्लू भी है, जी पोल्यूशन भी है, और अब ये कोरोना भी, कोविड भी आ रहा कोविड भी आ है। गया। तो इसलिए जिसको खांसी जुकाम है वो मास्क पहनना शुरू करे इमीडिएटली, क्योंकि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। जी और अपना जो आजकल तो वो होम किट भी मिलता है, वो होम किट में आप टेस्ट कर लें अपने आप को, अगर जो कोई निकलता है तो RT-PCR भी कराएं। करवा लें। तो इसीलिए ये चीजें हम एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जी सर, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में एक चीज़ और समझना चाह रहा था, जो आपने फ्लाइट का कहा, तो अभी एक चिंता सबको हो रही है कि क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स में उनको आने पर रोक लगाने की ज़रूरत है, और जो लोग जा रहे हैं बाहर, क्या उनको रुकना चाहिए? अभी विदेश यात्राएं रोकना चाहिए, आने और जाना दोनों में? मतलब चाइना तो कतई नहीं जाना चाहिए जी पर जहां जहां ऐसी फैल रही है वहां से दूर रहे तो अच्छा ही है। जी और इसीलिए जो फ्लाइट्स में जा भी रहे हैं वो मास्किंग करें मोस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा। जी और लंबी फ्लाइट्स लेने में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको खाना वगैरह पीना भी पड़ेगा, तो फिर
उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, पर अभी इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं लग रही कि जो हम कहें कि बंद कर दो सब कुछ। जी पर वही मैं बोल रहा हूं कि हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, और गवर्नमेंट ने भी मेजर्स लगा दिए हैं जी कि कहीं भी, क्योंकि देखो जब डेल्टा के टाइम पे ऐसा नेटवर्क बना था हिंदुस्तान में, तो मैं भी वो सुप्रीम कोर्ट कमेटी पे था, जी एडवाइजरी कमेटी पे जी था। उसके अंदर अब एक नेशन वाइड नेटवर्क बना हुआ है हर ब्लॉक में, और हर ब्लॉक की कनेक्टिविटी है एक सेंट्रल स्टेशन में, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री में। जी उसके अंदर आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती रहती है कि भाई कहीं पॉकेट मिल रहा है। अगर जो कहीं ऐसा पॉकेट मिलेगा उसको यार इमीडिएटली लॉकडाउन किया जाए, ट्रैवल बंद की जाए वहां पे। तो ये मेजर्स हम कर चुके हैं, और हमारे को पूरा प्रोटोकॉल है हमारे पास। जी तो इसीलिए ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस की जरूरत पड़ेगी, अगर जो पड़ेगी। अगर जो ये वेव निकल जाती है चाइना वगैरह में और देशों में भी, तो फिर हम सांस ले सकते हैं फ्रीली फिर से। राहत पर की। अभी तक हमें एक सिंपल चीज अपनानी है कि जो कोविड बिहेवियर के साइन हमने मेजर्स लिए थे, वैसे आधे मेजर्स तो जरूर आ जाने चाहिए अच्छा वापस। नहीं सर, एक चीज़ समझाइए, जो चाइना में जैसे हो रहा है, चाइना का भी वेरिएंट सेम ही है, BF7 पर ही वहाँ पर सारी हालत ख़राब हुई है। तो चाइना में इतनी हालत ख़राब है और हम इतने सुरक्षित हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जो आज के दिन हमारी चर्चा जो साइंस कम्युनिटी में यही हो रही है जी कि हिंदुस्तानी पॉपुलेशन वर्सेस चाइनीज पॉपुलेशन। जी चाइनीज हिंदुस्तान में क्या था कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत बहुत हद तक सक्सेसफुल रही। जी बहुत 220 करोड़ डोजेस लगाए गए, और दूसरा बहुत तादाद में लोगों को हुआ भी कोविड। जी तो वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी को मिला के ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी इंडियन पॉपुलेशन में आजकल काफी है। जी इसको कंपेयर करेंगे जो चाइना में क्योंकि लॉकडाउन पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को एक तो कोविड बहुत ज्यादा हुआ नहीं था पहले, और दूसरी उनकी जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी काफी शक जताया जा रहा है कि जी वो इफेक्टिव थी कि नहीं। जी बहरहाल आज के दिन जो चाइना में हो रहा है वो और कंट्रीज में नहीं हो रहा, पर हमें फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आने वाले 4-6 हफ्ते में हमें आदत पड़ी हुई है मास्क पहनने की। हमें यही देखना है कि क्राउडेड स्पेसेस में ना जाएं कि वो इजीली फैल जाए, और अगर जो हमें खांसी जुकाम खुद है या कोई फीवरिश फीलिंग है तो मास्क लगा लें इमीडिएटली, इससे प्रोटेक्शन मिलेगी लोगों को, जी आपको भी हमें भी। जी इसीलिए कोविड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आज के दिन हमारे माथे पे लिखा होना चाहिए। जी कोविड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। और आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, तो हमारी 90% पॉपुलेशन जो है डबल डोज वैक्सीनेटेड है, ऐसा कहा गया। 220 डोजेज हुई हैं, करीब करीब 90 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है, और 27% जो आबादी है उसने बूस्टर डोज भी ली है। तो सर थोड़ा सा फ़र्क मुझे समझाइए कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, क्या उनको ज़्यादा आशंका है, या उन पर ज़्यादा चिंता की जानी चाहिए, या इम्यूनिटी को लेकर चिंता करनी चाहिए, या ऐसी भी आबादी कुछ बची हुई है जिसको इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ? तो ये तीनों तरह के लोग हमारे पास हैं अभी। नहीं, देखो आज के दिन जो लोग एल्डरली हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज सीवियर है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, इन और लिवर डिजीज है, इन लोगों को जी तो बूस्टर डोज ले लेना चाहिए अभी। जी अगर जो नहीं लिया तो ले लेना चाहिए। और दूसरी बात जो लोगों के मन में शंका आती ये है कि अगर जो ये वैक्सीन लेते भी हैं तो इससे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि और BF7 या और जो ओमिक्रॉन के जी सब वेरिएंट्स आए हैं वो उनको कहते हैं कि वो दी वैक्सीन पियर्सिंग हाँ जी म्यूटेशन। तो बात है, बट जिन लोगों की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है उनको तो इमीडिएटली ले लेना चाहिए, ये ना सोचना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ने देखो 220 करोड़ लग गए, नुकसान तो किसी का नहीं हुआ। जी तो इसीलिए ये हमें अपनी बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए। जी सर, पिछले कोविड के दौरान हमने, उसके बाद हमने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं, जैसे आपने भी बहुत सलाह सरकार को दी, सरकार ने भी बहुत काम किया, तमाम लोगों ने काम किया, प्राइवेट लेवल पर भी, सरकार के लेवल पर भी। लेकिन कोविड 1 जो था वो, और उसके बाद 2 में जो जिस तरह की हालत हुई, उससे हमारी हालत यह है कि हम दूध के जले हैं और छाछ को भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में मानी जाती है कि हमारे जितने इंतज़ाम हैं वो ज़रूरत होने से पहले तक बहुत पर्याप्त होते हैं।
देखो, इंतजाम है और बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जी पर ऐसा भी ना हो कि पैनिक करके लोग अपनी दुकान बंद कर दें, अपने अपने दफ्तर बंद कर दें और इकोनॉमिक बर्डन इतना बढ़ जाए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए हमें इंटेलिजेंट रहना है, जी हमें अपना दिमाग यूज करना है। गवर्नमेंट यूज कर रही है, इंडिविजुअली भी करना है, कि इसीलिए कि अगर जो ये जरूरत पड़ती है तो इमीडिएटली उसको रैप अप किया जाए। जी पर सर। ऐसे पहले ही लेके सारे हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए और सोचेंगे ये होने वाला ही पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तो तैयारी होनी चाहिए पूरी, मोबिलाइजेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। जी रिसोर्सेज ऑलरेडी आधे तो ऑन द ग्राउंड है ही ऑलरेडी। जी सर, आपने जैसे गाइडलाइंस की जिक्र की पर्सनल लेवल पर और आपने कहा कि अभी उस तरह की चिंता नहीं है, तो क्या अभी हमें एक वाइडर गाइडलाइंस की ज़रूरत है? वाइडर गाइडलाइंस का मतलब कि जैसे अभी भीड़ वाले जो कार्यक्रम है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अभी फेस्टिव सीजन है तो वो हो, या पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, कुछ यात्राएं हो रही हैं, इन सबको रोकने की ज़रूरत है? फ्लाइट्स को, खासतौर से बाहर से आने वाली फ़्लाइट्स को रोकने की ज़रूरत है, या लॉकडाउन जैसी स्थिति की अभी आशंका हो सकती है या ना ज़रूरत है? ना, बिल्कुल लॉकडाउन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो फॉरेन से आ रहे हैं पैसेंजर्स, उनके ऊपर कड़ी नजर रखना जरूरी है। जी तो रैंडम चेकिंग हो, कोई सिम्टम दिखता हो तो उसको इमीडिएटली चेक करें, उनके ऊपर आरटीपीसीआर इमीडिएटली होना चाहिए। तो ये बॉर्डर पे चेकिंग जैसे एयरपोर्ट्स पे होनी चाहिए। जी सो वो जरूरी है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। और लॉकडाउन करने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आज के दिन। जी सो इसीलिए मैं कह रहा था पैनिक मत करें, पर अलर्ट रहें, और जैसे कोई खतरा दिखता है उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स हो, उस पर डिले नहीं होना चाहिए। जी। तो ये पब्लिक रैलीज, पब्लिक प्रोग्राम्स पर कोई पाबंदी की जरूरत है, या वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ किए जा सकते हैं? नहीं, यस। अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अभी आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो। हाँ। अभी रोकथाम लगाने की जरूरत नहीं है, जी पर ये जरूरी है कि बेकार में क्राउड्स में जाना की कोई फायदा नहीं है। तो अननेसेसरी चीजें ऐसी नहीं करनी। इस तरह के। सर, आप जो हैं प्रेस्क्रिप्शन के अलावा बहुत सारे एडवाइस भी आप करते हैं, तो क्या प्रोटेक्टिव जो एडवाइस होती है डॉक्टर साहब की, वो क्या है कि हम लोग उससे बचे रहें, कि ऐसा ऐसा काम कर लेना चाहिए बिना डॉक्टर साहब से मिले? हाँ नहीं, तो देखो ऐसा है कि एक तो अपने आप को सेल्फ ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, जी पर अगर जो ऐसा है कि अपनी आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, न्यूट्रिशन ठीक हो, एक्सरसाइज करो, अगर ये सब चीजें करोगे तो आपको वैसे भी कोई अगर जो कोई अटैक आया भी तो उसको बहुत अच्छी तरह से झेल सकोगे। पर अगर जो जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर से जरूर सलाह। संपर्क करना है। जी, डॉक्टर से संपर्क तो करना सर, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस कि जब डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत होती है, जब डॉक्टर साहब का फ़ोन ही नहीं मिलता, तो क्या करें? देखो ऐसा है कि आज के दिन आपको पता है कि सबको ये आदत पड़ गई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी डॉक्टर से बात हो सकती है। जी हमारे आज के दिन हमें जो कोविड से पहले अगर जो हम 100 करा करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंसल्टेशंस पेशेंट्स के साथ वेदांता से, जी कोविड के टाइम वो तो 700-800 पहुंच गई थी। अब फिर भी कोविड से पहले से डबल है, एटलीस्ट 200-300 दिन में होती हैं। जी तो लोगों को समझ आ गया है जी कि काफी सारी जो रूबरू हो सकती है डॉक्टर के साथ, जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है, और इनिशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। जी। सर, एक और सवाल छोटा सा जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे मित्रों ने कहा, जो कंपनी चलाते हैं, ऑफिसेज चलाते हैं, कि अभी पिछले दिनों में होम को अब वापस ऑफिस में जाने लग गई थी, तो क्या वापस उसी पर आने की ज़रूरत है, वर्क फ्रॉम होम पर सिस्टम पर, या अभी जो चल रहा है उस पर चला जा सकता है? नहीं देखो, इस पे दो बातें बताई ना मैंने। जी अगर जो एक तो क्राउडिंग नहीं करना है, जी तो ऑफिस में अगर जो आपके बहुत कोविड के टाइम हमने कुछ फैला दिए थे वैसे ही होने चाहिए परमानेंटली। जी दूसरा कि अगर जो कोई भी आइडेंटिफाई होता है कि जिसको खांसी जुकाम कुछ ऐसा हो रहा है, जी तो उनको आइसोलेट कर देना चाहिए जी। इमीडिएटली। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत नहीं है, अभी उस सिस्टम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं, अभी अभी नहीं। अगर जो कुछ इंडिकेशन आते हैं कि फैल रहा है तो फिर नेचुरली इमीडिएटली कर सकते हैं। हाँ, अभी आज की स्थिति में ऐसी ज़रूरत नहीं लगती है।
नहीं लगती मुझे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारा ज्ञानवर्धन किया। आपसे बात करके बहुत राहत मिलती है वक्त साहब, थैंक यू वेरी मच।